हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोग को प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से करवाऊंगा। मैंने आप लोग को पिछले पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा दिया था। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 से करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें मैं आप लोग को 2 मेथड से कैसे बनाया जाता है, मैंने सभी क्वेश्चन को 2 मेथड से बताया है, एक नियम से और व्युत्क्रमानुपात के नियम से। तो आप लोग जरूर उसको भी देख लीजिए और पार्ट मतलब 11.1 को भी 2 मेथड से बताया है, तो उसको भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं और समझते हैं। उसके बाद आगे का प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो सब लोग अपने अपने किताब सामने में रख लेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन क्या है और नहीं है। एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है। क्वेश्चन मेरा बोला है जो 105 सैनिक के लिए 21 दिन की खाने वाला सामग्री है। मान लीजिए कहीं एक कैंप लगा हुआ है सैनिकों का, जिसमें कि 105 सैनिक है वहाँ पे उपस्थित, और वो जितना खाना है वो 21 दिन के लिए है। ठीक है, यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाए, बोल रहा है जो 42 सैनिक और आ जाता है उसमें, तो रसद सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो रसद सामग्री यानी कि जो खाने वाला सामग्री 21 दिन में पहले समाप्त हो रहा था, वो अब कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हर एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए हमें बोला है जो 42 सैनिक और आ जाए तो कितने सैनिक मतलब कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मानते हैं चूंकि 105 सैनिक के लिए 105 सैनिकों के लिए 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है, रसद सामग्री है। ठीक है, यह हमें क्वेश्चन ने बताया है जो 105 सैनिकों के लिए 21 दिन की रसद सामग्री है। तो हम पहले ये निकाल लेंगे जो एक सैनिक के लिए कितने दिन की तक ये रसद सामग्री चलेगी, चूंकि इसीलिए एक सैनिकों के लिए। अब हमको ये बताइए जब 105 सैनिक मिलकर किसी भी चीज को 21 दिन में खा लेते हैं तो एक सैनिक रहेगा तो और ज्यादा दिन लगेगा उसको खाने में, तो इसीलिए ये क्या होगा, तो ज्यादा में गुना होता है एक नियम में। ये आपको पता होना चाहिए और अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको भी बताया है, इसीलिए चलिए अब हमें बोल रहा है जो 105 तो पहले से ही था, 42 सैनिक और आ गए। 42 सैनिक और आने का मतलब हुआ जो 147 सैनिक हो गया। तो हम 147 सैनिक का निकाल लेंगे इस प्रकार, तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा और आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि देखिए जब एक सैनिक इतना दिन में किसी भोजन को खत्म करता है तो 147 सैनिक को कम दिन लगेगा, और कम दिन में क्या होता है हमारा, तो भाग होता है। तो हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे। तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 147 15 × 105, यानी कि ये 15 दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन मतलब 10 को सेकेंड मेथड से समझते हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड मेथड देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। सेकेंड मेथड क्या बोल रहा है, जो देखिए ये मतलब वही है। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें मान लेंगे जो 42 सैनिक सेकेंड मेथड में हम लोग अच्छे तरीके से व्युत्क्रमानुपात के तरीके से बनाते हैं, तो उसको आप समझिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसमें मान लेते हैं क्या, माना कि 42 सैनिकों के और आ जाने से वह रसद सामग्री, ठीक है, वह रसद सामग्री x दिनों तक चलेगी। ठीक है, मैंने मान लिया जो 42 सैनिकों के और आ जाने से वह रसद सामग्री x दिनों तक चलेगी। ठीक है, अब हम एक बॉक्स बनाते हैं, जो कि आपको बॉक्स अच्छे तरीके से पहले भी बनाना सिखाए हैं। चलिए हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग बॉक्स को देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कीजिए, तो सैनिक लिख दीजिए और यहाँ पे दिनों। ठीक है, देखिए जब 105 सैनिक था तो वो 21 दिन में खत्म कर रहे थे, तो और 42 सैनिक और आ गए। 42 सैनिक और आने का मतलब हुआ 147 सैनिक, 147। तो कितने दिन में हम मान लिए हैं, जो 42 सैनिक के और आ जाने पर रसद सामग्री x दिन में खत्म हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब व्युत्क्रमानुपाती विचरण से सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे
व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। तो हम लोग जानते हैं जो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में क्या होता है, अगर x1 होता है, x1 गुना y1 होता है बराबर y1 मतलब x2 गुना y2 होता है, यानी x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2 होता है। तो x1 ये हुआ मेरा और y1 ये हुआ, तो इन दोनों का आपस में गुना होता है, बराबर में इन दोनों का आपस में गुना होता है। चलिए यहाँ पे हम सब देख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब आज x1 105 है और x2 y1 21 है, तो यहाँ पे गुना हम 21 देंगे। अब बराबर x2 147 है तो 147 देंगे और y2 मेरा x है तो x देंगे। तो जब हम यहाँ से इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये 105 गुना 21, ये गुना के टर्म में है तो इस साइड आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो हम भाग कर देंगे, ठीक है। x बराबर, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे तो कट करते हैं, तो कटने पर 21 सतह 147 होता है, 7 से 15 सतह 105। अगर आप लोग को काटना नहीं आता है तब तो ये गलत बात है, क्योंकि अब काटना हम इस वीडियो के अंदर सिखाए वो संभव नहीं हो सकता। अगर नहीं आता है तो आप लोग भिन्न का जोड़ घटो पहले अच्छे तरीके से सीखिए, गुना भाग करना, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपनी गलती को पकड़िए, जो हम कहाँ गलती करते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को अभी तुरंत करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं और अच्छे तरीके से उसको बनाने का, हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग अपने अपने किताब से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है। तो मैंने आप लोग को मतलब व्युत्क्रमानुपात में का परिभाषा डिफिनेशन क्या होता है वो पहले ही बता दिया, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि ये अभी जो मैं आप लोग को कौन सा मतलब बताऊंगा जो विचरण करती है, इसमें आप लोग को ये उसका डिफिनेशन का काम पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहले ओ नंबर क्वेश्चन मतलब क्या है, ओ नंबर क्वेश्चन है मेरा, जो खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत, खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तकों की कीमत। देखिए अगर हम मान लीजिए 5 पुस्तक 10 रुपया में खरीदते हैं, 5 पुस्तक कितने रुपये में खरीदते हैं 10 रुपया में, 5 पुस्तक कितना रुपया में खरीदते हैं 10 रुपया में। मान लीजिए अगर हम लोग 5 पुस्तक 10 रुपया में खरीदते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए हम 7 पुस्तक खरीदेंगे 7 पुस्तक खरीदेंगे तो इसका मतलब ये मूल्य बढ़ेगा, यानी कि जब 5 पुस्तक हमें 10 रुपया में दे रहा है तो ये 7 पुस्तक कितना रुपया में देगा 14 रुपया में देगा। अगर हम वही मान लीजिए 10 पुस्तक खरीदेंगे तो ये हमें 20 रुपया में देगा। अगर हम 15 पुस्तक खरीदेंगे तो वो 30 रुपया में देगा। देखिए ये क्या हो रहा है ना, तो ये सभी मतलब ऊपर भी बढ़ रहा है और नीचे भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारा क्या होता है, अब व्युत्क्रमानुपात का नियम क्या होता है, अगर एक चरमान बढ़े या घटे, अगर एक चरमान में वृद्धि हो या कमी हो, एक चरमान में वृद्धि हो या कमी हो तो दूसरे चरमान में कमी या वृद्धि होता है, दोनों एक चाहिए नहीं होता। मतलब अगर हम कहने का तात्पर्य बताए आप लोग को, अगर ये बढ़ रहा है यानी कि 5 से 7 हुआ, 7 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, यानी कि ये बढ़ रहा है, तो दूसरा नीचे वाला जो होना चाहिए वो घटते क्रम में होना चाहिए, ना कि बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ये आपको व्युत्क्रमानुपात का नियम होता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये भी 10 है, 10 से 14 हो रहा है, 14 से 20 हो रहा है, तो 20 से 30 होता है, ये भी बढ़ रहा है, इसलिए व्युत्क्रमानुपात में नहीं है। ये किस चीज में है तो समानुपात में है, ये आपको समझना होगा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न और नंबर विचरण बोला है, जो विचरण करती है तो नहीं करती है, ठीक है। आप देखिए बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत बोल रहा है क्वेश्चन में, जो बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत। मान लीजिए कोई बस 10 किलोमीटर जाती है, 10 किलोमीटर जाता है 5 लीटर पेट्रोल में, 10 किलोमीटर जाता है 5 लीटर पेट्रोल में। तो अगर 15 वो मान लीजिए 15 किलोमीटर जाएगा, 15 किलोमीटर जाएगा तो वो कितना जाएगा मान 7.5 लीटर में। इससे यही साबित होता है, देखिए ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, लेकिन व्युत्क्रमानुपात का क्या नियम होता है, अगर एक चरमान में वृद्धि हो या कमी हो तो दूसरे चरमान में उतने ही कमी या वृद्धि होती है। अगर पहला वाला कमी होता हो तो दूसरा वाला वृद्धि होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो दोनों बढ़ ही रहा है, इसलिए ये भी समानुपात में होगा, ये भी व्युत्क्रमानुपात में विचलन नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 100 नंबर पढ़ते हैं। बोला है साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल। देखिए साइकिल, अब हम साइकिल की बात करते हैं, जो साइकिल द्वारा चलने में लगा समय और उसकी चाल। मान लीजिए देखिए हम साइकिल की चाल ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए मान लीजिए हम साइकिल से अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाते हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं, यानी कि 2 किलोमीटर जाते हैं हम 1 घंटा में,
ठीक है। 2 किलोमीटर जाते हैं हम 1 घंटा में। तो जब अगर हम चाल को अपनी क्या करते हैं तो बढ़ा लेंगे, बढ़ा लेने का मतलब अगर हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा चाल, जब हम अपनी चाल को बढ़ा लेंगे तो दूरी तो मेरा सेम रहेगा, दूरी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लीजिए आप यहाँ पे 1 घंटा मत दीजिए, मान लीजिए हम दे देते हैं यहाँ पे 10, यानी कि 2 किलोमीटर के चाल से जाते हैं तो हमें 10 घंटा लगता है। तो दूरी क्या हो गया 20, चाल बराबर क्या होता है, मतलब दूरी बराबर क्या होता है, चाल अगुना समय होता है। तो 10 दूना 20 किलोमीटर हमारा दूरी हो गया। मान लीजिए 20 किलोमीटर हमारा दूरी हो गया, जो कि 2 किलोमीटर के प्रति घंटा की रफ्तार से हम साइकिल चलाते हैं तो हमें 10 घंटा लगता है। लेकिन जब हम अपना चाल को बढ़ाएंगे मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेंगे तो हमारा दूरी क्या होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें 20 किलोमीटर जाना था, यानी कि 2 घंटा में हम वो दूरी को पार कर लेंगे। लेकिन जब और हम चाल को बढ़ाएंगे, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को जब कर लेंगे तो वही दूरी तय करने में हमें 1 घंटा लगेगा, क्योंकि हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ देखिए, एक चरमान में वृद्धि हो रहा है और दूसरे चरमान क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि जितना वृद्धि हो रहा है उतना ही कमी आ रहा है। तो ये व्युत्क्रमानुपात में है, विचरण करती है। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। जो ये क्वेश्चन नंबर कितना है 100 क्या होगा, तो ये व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है। आपको 100 दे देना है यहाँ पे कोमा देके, ठीक है। अब चलिए और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जो एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूर की संख्या और पुल बनाने में लगने वाला समय, एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूर की संख्या। देखिए एक पुल बन रहा है, तो पुल बन रहा है तो उसमें लगाए गए मजदूर की संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हम एक पुल में बनाने के लिए 15 मजदूर को ले लेते हैं। अब 15 मजदूर मिलकर 10 दिन में उस पुल को बना लेते हैं। अगर 15 मजदूर उस पुल को 10 दिन में बना लेते हैं, ठीक है, तो 30 मजदूर, जब हम 30 मजदूर, हमको जल्दी काम करवाना है तो 30 मजदूर ले लेंगे। तो 30 मजदूर को जब लेंगे तो हमें कम समय लगेगा, 40 मजदूर को लेंगे तो हमें और कम समय लगेगा, 50 मजदूर को लेंगे तो हमें और कम समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक चरमान में वृद्धि हो रहा है लेकिन दूसरे चरमान में क्या हो रहा है, उतनी ही कमी आ रही है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। और ये भी व्युत्क्रमानुपात में होगा, क्या है 100-2, ठीक है। अब देखिए, यो छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन, यदि 40 किग्रा मिठाई बांटनी है। देखिए देख रहे एक स्कूल में क्या किया जा रहा है ना, मतलब देखिए मान लीजिए स्कूल है, उसमें 40 केजी मिठाई आया और प्रत्येक छात्र को क्या कर रहा है, तो वो मिठाई बांट रहा है। तो मिठाई कितनी है हमारी 40 केजी, ठीक है। अगर स्कूल में मान लीजिए छात्र 10 हो तो प्रत्येक विद्यार्थी को 4 केजी को मिलेगा, प्रत्येक विद्यार्थी को 4 केजी को मिलेगा, क्योंकि 10 के 40 हो जाएगा, यानी कि 40 केजी मतलब 4 केजी को मिलेगा। लेकिन वही जब विद्यार्थी 20 हो स्कूल में तो वही 2 केजी को मिलेगा, जब विद्यार्थी 40 हो तो वही 1 केजी को मिलेगा, जब विद्यार्थी 80 हो तो वही 1/2 केजी को मिलेगा। इसका मतलब जितना इसमें ऊपर वृद्धि हो रहा है नीचे में उतना ही कमी आ रही है। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपात का तो वही नियम होता है, जो एक चरमान में वृद्धि हो या कमी हो तथा दूसरे चरमान में उतनी ही वृद्धि या कमी होनी चाहिए, तो वही व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है। तो ये भी व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है। तो ये क्या होगा 100-2 और यह भी व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है। अब चलिए हम य के बाद रॉ, हम लोग क्वेश्चन नंबर रॉ को समझेंगे और अच्छे तरीके से उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर रॉ बोल रहा है, जो मजदूरी और कार्य के घंटे। देखिए यहाँ पे मजदूरी नहीं होगा, मजदूर होगा और कार्य के घंटे। तो चलिए देखिए यहाँ पे मजदूर और कार्य के घंटे, मान लीजिए कोई काम है उसको 10 मजदूर मिलकर, कोई काम है उसको 10 मजदूर मिलकर, मान लीजिए 10 मजदूर मिलकर कितने दिन में कर रहा है, तो 5 दिन में कर रहा है। अगर 20 मजदूर होगा तो उसी काम को कम दिन में करेगा, मान लीजिए 3 दिन में कर दे। अगर 30 मजदूर होगा तो वो काम और 1 दिन में हो जाएगा। इसका मतलब हुआ जो मजदूर की संख्या बढ़ रहा है तो दिनों की संख्या घट रही है, यानी कि जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है उसी अनुपात में घट रहा है, तो ये व्युत्क्रमानुपात में है। तो इसका आंसर रॉ भी होगा। और चलिए हम लॉ नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लॉ है मेरा, क्वेश्चन नंबर लॉ देख सकते हैं आप लोग क्या है। जो क्वेश्चन नंबर लॉ है, जो वस्तुओं की संख्या और उसका कुल मूल्य, वस्तुओं की संख्या और उसका कुल मूल्य। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका बोला वस्तु की संख्या, मान लीजिए हम 5 कलम 10 रुपया में खरीदें, 5 कलम वस्तुओं की संख्या और उसका मूल्य। तो 5 कलम 10 रुपया में खरीदे, अगर हम 5 कलम 10 रुपया में खरीदे तो हम 10 कलम कितने में खरीदेंगे 20 रुपया में।
30 कलम कितने में खरीदेंगे 60 रुपया में, 40 कलम कितने में खरीदेंगे 80 रुपया में। इसका मतलब ये हुआ जो कलम की भी संख्या बढ़ रहा है और मूल्य की भी संख्या बढ़ रहा है, यानी कि इस वित्तकर्म अनुपात में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम ही होना चाहिए, इसलिए ये वित्तकर्म अनुपात में नहीं है। तो ये चारों अपना क्या होगा वित्तकर्म अनुपात में। आशा करता हूँ ये आप लोग को ये पार्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम अगले पार्ट में आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को समझेंगे। तो आप लोग को ये पार्ट अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।